बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम फ्यूज़ एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि फ्यूज़ जो है ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है और पावर सिस्टम में मोस्ट सीवियर ड्यूटी जो है, जो डिवाइसेस हैं वो सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूज़ेस हैं। तो आज हम इस लेक्चर में फ्यूज़ सिलेक्शन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो सर्किट्स हैं फॉर इन प्रोटेक्शन में, तो फ्यूज़ की सिलेक्शन किस तरह करेंगे जी, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि फ्यूज़ की एप्लीकेशन जैसे ओवरलोड है या शॉर्ट सर्किट है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ एनी सर्किट, उसमें फ्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड आल्सो फ्यूज़ इज़ यूज फॉर द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। नो, ये जो एप्लीकेशन है फ्यूज़ की, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द लोड। अब लोड की दो मेन टाइप्स हैं। एक वो लोड है जिसमें जनरली उसका जो स्टार्टिंग करंट है दैट इज़ इक्वल टू द नॉर्मल रेटेड करंट, जितना उसका रेटेड करंट होता है। फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर है तो 100 एम्पियर उसका स्टार्टिंग होगा। तो इस टाइप के लोड की जो एग्जांपल्स हैं वो लाइटिंग लोड है, रेजिस्टिव लोड है या हीटिंग लोड है। इसमें जनरली जो स्टार्टिंग करंट होता है वो नॉर्मल रेटेड करंट के बराबर होते हैं। दूसरी टाइप का जो लोड है वो है कि जिसमें स्टार्टिंग करंट जो है वो लोड करंट से ज़्यादा होते हैं। अब इस टाइप के लोड में फॉर एग्जांपल मोटर स्टार्टिंग करंट है, अगर डॉल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, तो उसमें जो स्टार्टिंग करंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 टाइम्स ऑफ द रेटेड होता है। इसी तरह क्रेन्स हैं, रोलिंग मिल्स हैं, इनका स्टार्टिंग करंट दैट इज़ मोर देन द रेटेड करंट। सिमिलरली ट्रांसफार्मर इन रश करंट, ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग करंट। तो ये जो है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ लोड वेयर द स्टार्टिंग करंट इज मोर देन द नॉर्मल लोड करंट। अब फ्यूज़ जो है आपको दोनों सर्किट्स में मिलता है जी। इसमें जब आप फ्यूज़ सेलेक्ट करते हैं दोनों टाइप्स के लोड में, तो ये केयर करनी है कि एक का स्टार्टिंग करंट रेटेड के बराबर है, दूसरे का स्टार्टिंग करंट मोर है। सो दूसरे केस में जो सेकंड सर्किट है, यहाँ आपको फ्यूज़ सिलेक्शंस में बहुत केयर करनी पड़ती है। पहले वाले केस में फ्यूज़ सिलेक्शन इजी है, दूसरे में हम अभी देखेंगे कि इसमें आप सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्यूज़ जो है वो एज ए ओवरलोड भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड एज ए शॉर्ट सर्किट भी। तो एज ए लोड जो है पहले वाले केस में हम फ्यूजेस को यूज़ कर सकते हैं एज एन ओवरलोड। सेकंड के केस में फ्यूज़ को जनरली यूज़ किया जाता है शॉर्ट सर्किट के लिए। जनरल ओवरलोड के लिए हम फिर इसको एट ए टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक तो ये इसका जो है एप्लीकेशन हो गई जी। अब फैक्टर जो है ये हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन फ्यूज सिलेक्शन। ये तो हमने टाइप ऑफ लोड डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब हम कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फ्यूज सिलेक्शन में। तो बिफोर फ्यूज सिलेक्शन जनरली जो प्रोसीजर है वो आपको पता है कि फॉल्ट MVA और KVA कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं मैक्सिमम
फॉल्ट KVA। तो जिस सर्किट में आप फ्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं उसका फॉल्ट लेवल कितना है। एंड सेकंड जो है कि जिस सर्किट में आप फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है। These are the two main factors. Now these factors are used for the calculation of prospective current. तो what is prospective current? prospective current जो है इसको अगर हम डिस्कस करते हैं जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी व्हाट इज़ prospective करंट। तो prospective करंट जैसे आपको पता है कि फॉल्ट, लेट्स सपोज दिस इज़ नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है जी, यहाँ पे दिस इज़ नॉर्मल करंट फ्लोइंग, इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ नॉर्मल करंट। नॉर्मल मीन्स नॉर्मल लोड करंट, सिस्टम नॉर्मल है, कोई फॉल्ट नहीं है, सो इसको हम कहते हैं नॉर्मल लोड करंट। एंड डेफिनेटली इट्स मैग्नीट्यूड इज़ वेरी लो एज़ कंपेयर टू द फॉल्ट। नो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये फॉल्ट आ गया जी, दिस इज़ द फॉल्ट इंसेप्शन और फॉल्ट कमेंसमेंट, दिस इज फॉल्ट कमेंसमेंट और फॉल्ट इनिशिएशन। यहाँ पे फॉल्ट है जी, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द फॉल्ट करंट जो है वो शूट करता है, यहाँ पे ये करंट शूट कर गया एंड ऑफ कोर्स इट विल आफ्टर 4-5 seconds the current decreases and then it will be steady state if it is allowed. So ये जो मैक्सिमम जो फर्स्ट पीक है प्रस्पेक्टिव करंट, जो फर्स्ट इन्वेलप है उसकी RMS वैल्यू, यानी ये जो मैक्सिमम जितना गया ये है प्रस्पेक्टिव मैक्सिमम और पीक वैल्यू are also peak value. तो इस फर्स्ट इन्वेलप की जो RMS वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं प्रस्पेक्टिव करंट। यानी प्रस्पेक्टिव को अगर हम डिफाइन करेंगे, दी RMS वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इन्वेलप ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट इज कॉल्ड प्रस्पेक्टिव करंट। अब फ्यूज़ ऑपरेशन जो है वो कैसे जो ये फ्यूज़ ऑपरेट होता है ये हम इस डायग्राम में देख लेते हैं जी। तो प्रीवियस हमने कहा कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं दे आर यूज फॉर दी कैलकुलेशंस ऑफ द प्रस्पेक्टिव करंट। अब प्रस्पेक्टिव करंट जो है फिर ये आगे यूज़ होगा डेफिनेटली इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यूज़ के दे आर जनरली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, तो वो अब अभी हम देखते हैं जी। पहले हम इसका फ्यूज़ ऑपरेशन ज़रा देख लेते हैं जी कि फ्यूज़ कैसे ऑपरेट होता है। तो लेट सपोज आपके पास सर्किट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें फ्यूज़ जो है वो कनेक्ट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्किट, दिस इज़ फ्यूज़। और यहाँ पे लेट सपोज फॉल्ट है, दिस इज़ ए फॉल्ट पॉइंट, दिस इज फ्यूज़। तो जो प्रोसेस होगा फ्यूज़ का वो कैसे होगा, डेफिनेटली लेट्स सपोज दिस सोर्स इज कनेक्टेड हेयर, यहाँ से फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द फ्यूज़। तो फॉल्ट आया और फ्यूज़ जो है इसमें फिर दो प्रोसेस होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर में होता है। एक प्रोसेस जो होता है वो प्री आर्किंग होता है जिसमें कॉन्टैक्ट्स जो है ब्रेकर के वो ओपन होते हैं, यानी ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं ये ओपन होते हैं। और फिर सेकंड प्रोसेस जो होता है वो आर्किंग का होता है। तो एग्जैक्ट फ्यूज़ में भी ऐसे ही है, जिस टाइम फॉल्ट आया तो इसके अंदर जो फ्यूज़ एलिमेंट है दैट विल ओपन।
तो फ्यूज़ एलिमेंट जब ओपन होगा तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा आर्किंग का। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है आर्किंग का, दिस इज़ आर्किंग टाइम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज़ आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम, यानी यहाँ पे हम कहते हैं प्री आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम। अभी आर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है। एंड ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि दिस इज कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ या लेट थ्रू एनर्जी। ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, व्हाट इज लेट थ्रू एनर्जी ऑफ द फ्यूज। तो ये कट ऑफ जो है यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग के बाद एलिमेंट जो है ओपन होता है, एंड ओपनिंग के बाद जो है फिर सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है आर्किंग टाइम। ये जो है दिस टाइम इज कॉल्ड आर्किंग टाइम। आर्किंग टाइम। सो ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड आर्किंग टाइम। यहाँ से यहाँ तक प्री आर्किंग टाइम। तो टोटल जो टाइम है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको कहते हैं टोटल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द फ्यूज। सिमिलरली यहाँ नीचे जो है ये इसका जो है फ्यूज जो वोल्टेज वेव है, लेट सपोज दिस इज सप्लाई वोल्टेज, ये जो है यहाँ पे अवेलेबल है, लेट सपोज दिस इज वोल्टेज। तो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज सप्लाइड। अब इसमें जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, यहाँ पे ये फॉल्ट इंसेप्शन पॉइंट है, यानी उस दौरान जो है जिस टाइम ये फॉल्ट आया तो वोल्टेज की वेव जो है वो इस पॉइंट पे थी। तो दिस इज कॉल्ड फॉल्ट कमेंसमेंट एट दिस पॉइंट। उसके बाद जो है ये यहाँ पे ये ग्राफ जो है, ये वोल्टेज जो है ये सिंक कर रहा है, इसलिए आपको पता है कि वोल्टेज जो है वो सिंक करते हैं। इसके बाद ये जो है ड्यूरिंग प्री आर्किंग टाइम जो वोल्टेज है वो क्या करे, वो सिंक करते हैं। एंड देन जहाँ पे जब फ्यूज़ मेल्ट होता है तो मेल्टिंग के बाद आर्किंग भी स्टार्ट हुई और वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और डेफिनेटली जिस टाइम कंप्लीट फॉल्ट करंट ज़ीरो हो जाता है तो वोल्टेज जो है दोबारा जो है वो बिल्टअप होना शुरू हो जाता है और ये अपने नॉर्मल वैल्यू पे दोबारा, जिसको हम कहते हैं रिकवरी वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड रिकवरी वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज जो है दोबारा रिकवर हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड रिकवरी वोल्टेज। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हमने देखा कि प्री आर्किंग हो गई, फिर इसके बाद आर्किंग हो गई, वोल्टेज जो है वो बिल्डअप हुआ अक्रॉस दिस फ्यूज़, जिसको हम कहते हैं, और डेफिनेटली दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस फ्यूज़ विल बी द टोटल ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज या लाइन टू फेज वोल्टेज है वो इस फ्यूज़ के अक्रॉस आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रिकवरी वोल्टेज। अब ये जो पर्सपेक्टिव करंट है, यहाँ से हम ज़ाहिर बात है कि फॉल्ट करंट कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद फिर फ्यूज सिलेक्शन होती है, यानी आपने यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट करनी है कि जो पर्सपेक्टिव करंट है, दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव करंट, ये सर्किट में फ़्लो होता नहीं है जनरली, इसलिए कि
बिफोर फ्लोइंग दिस पर्सपेक्टिव करंट, उससे पहले जो है फ्यूज़ ओपन हो जाता है, इसलिए जो है इस फ्यूज़ को हम कहते हैं करंट लिमिटिंग डिवाइस, यानी ये करंट को लिमिट करता है ताकि जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो सर्किट में से फ्लो ना हो। तो फ्यूज़ इज़ आल्सो कॉल्ड करंट लिमिटिंग डिवाइस। अब जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो फैक्टर्स हैं उसमें से कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं फॉर दी सिलेक्शन ऑफ द फ्यूज़। आपने पर्सपेक्टिव करंट निकाल लिया जी। उसके बाद ये पर्सपेक्टिव करंट जो है मैन्युफैक्चर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ देता है शॉर्ट सर्किट में, और वो आपको किस फॉर्म में मिलता है। लेट्स सपोज ये शॉर्ट सर्किट जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं जी कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैन्युफैक्चर देता है। इसमें पर्सपेक्टिव फॉल्ट करंट है जी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कट ऑफ पीक करंट है, ठीक है जी। तो और यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं फ्यूज रेटिंग इन एम्पेयर, यानी ये डिफरेंट फ्यूज रेटिंग्स हैं। तो दोबारा अगर हम यहाँ आते हैं जी इस सर्किट पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पर्सपेक्टिव करंट है और कट ऑफ करंट है, यानी कट ऑफ पॉइंट है और जो वैल्यू है ये कट ऑफ करंट वैल्यू होगी। और डेफिनेटली ये भी याद रखना है कि ये कट ऑफ करंट जो है ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। इंस्टेंटेनियस ये जो है आरएमएस वैल्यू नहीं होगी, बट द कट ऑफ वैल्यू इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है ये कितनी वैल्यू आती है, तो वो हम जो है इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जितना पर्सपेक्टिव करंट आपने कैलकुलेट किया तो व्हाट विल बी द कट ऑफ। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता चलता है कि जो आप फ्यूज़ लगा रहे हैं सर्किट में वो कितनी वैल्यूज़ यानी कितने पर्सपेक्टिव करंट को वो लिमिट कर सकता है। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ ये देखें कि जो मैन्युफैक्चर आपको देता है पर्सपेक्टिव करंट एंड कट ऑफ, तो किस वैल्यू पे ये जो फ्यूज़ होगा वो मेल्ट हो जाएगा, वो आप इस कैरेक्टरिस्टिक से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो है जिसको हम लेट थ्रू एनर्जी ऑफ द फ्यूज़ कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी जो बेसिक है फ्यूज़ ऑपरेशन एंड फ्यूज़ सिलेक्शन फॉर द डिफरेंट लोड्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन हम अपने उस पे आते हैं जी। यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है कि जी फ्यूज़ जहाँ पे आप लगा रहे हैं उस सर्किट का फुल लोड करंट कितना है। इसलिए कि ये जो फुल लोड करंट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ से आप फ्यूज़ रेटिंग्स निकालेंगे कि आपको कितने एम्पेयर का फ्यूज़ चाहिए इस सर्किट में। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 100 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा रहा है आपके सर्किट में और आपने सिलेक्शन कर ली 300 की, तो डेफिनेटली जितने आप रेटिंग्स बढ़ाएंगे, यानी रेटेड वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है और आपने उसकी रेटिंग 200 का फ्यूज़ लगाया, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो ऑपरेटिंग टाइम है फ्यूज़ का वो बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा जी, ये दोबारा जो है अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएँ, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये जनरली फ्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी डिफरेंट फ्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 एम्पेयर फ्यूज़ है, ये 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है, 15 का है, 20 का है,
40 के हैं एंड सो ऑन। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जनरली इस फ्यूज़ के, ये करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से अगर आप 10 की बजाय 15 एम्पेयर का फ्यूज़ सेलेक्ट करेंगे तो उसका ऑपरेटिंग टाइम फॉर द फॉल्ट करंट, ये भी फॉल्ट करंट है, वो ऑपरेटिंग टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसलिए जो है बहुत केयर करनी चाहिए जब आप फ्यूज़ सेलेक्ट करते हैं। तो फ्यूज़ में हम जो है जितनी रेटेड वैल्यू है, क्लोज टू द रेटेड वैल्यू, वही फ्यूज़ हम सिलेक्ट करेंगे। इसलिए कि अगर ज़्यादा सिलेक्शन ओवर साइज फ्यूज़ लगा दिया तो फिर उसका ऑपरेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, विच इज़ डेंजरस फॉर द सेलेक्टिविटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। तो जो पॉइंट है जी यहाँ पे फुल लोड सर्किट करंट, ये आप निकालते हैं कि कितना आपके पास रेटेड करंट आ रहा है। उसके बाद फ्यूज सिलेक्शन उसी वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू वो हम लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फ्यूज सिलेक्शन में। एंड फ्यूजिंग फैक्टर क्या है जी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू द मिनिमम फ्यूज यू कैरेट डिवाइडेड बाय द रेटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूज। तो डेफिनेटली फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब इसकी वैल्यू जो है ये जनरली बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है एंड वेरी क्लोज टू द रेटेड वैल्यू भी नहीं लेनी है। यानी फ्यूजिंग जो करंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू द रेटेड वैल्यू। इसलिए कि अगर आप इसकी वैल्यू कम लेंगे, लेट सपोज अगर आप 1 लेंगे तो उसका रेटेड वैल्यू और मिनिमम फ्यूजिंग करंट सेम हो जाएंगे एंड द फ्यूज एलिमेंट विल बी कंटिन्यूसली हीटेड। तो इसलिए फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा जो है 1 से ज़्यादा आपने लेना है और इसकी रेंज जो है वो जनरली 1.25 से लेके 1.6 तक होनी चाहिए फ्यूज फैक्टर की। ये दूसरा फैक्टर हो गया जी। तीसरा फैक्टर है स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर। यानी जब आप फ्यूज सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं, जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया कि क्या फ्यूज़ आप ऐसे सर्किट में यूज़ कर रहे हैं जिसका जो मोटर है या ट्रांसफार्मर है या कैपेसिटर बैंक है। तो यहाँ पे भी फ्यूज सिलेक्शंस के लिए क्राइटेरिया एंड डेफिनेटली वो फ्यूज़ आप सेलेक्ट करेंगे विच विल बी सूटेबल फॉर दिस स्पेसिफिक लोड। चौथा जो है वो आपने ये देखना है कि जो फ्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी और प्रोटेक्टिव डिवाइस के साथ सीरीज़ में तो नहीं आ रहा है। यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आप फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो है प्रोटेक्शन जो सर्किट है, लेट सपोज आप 2 सेक्शन ले रहे हैं जी, लेट सपोज रेडियल फीडर है, वहाँ पे आपने दिस इज़ ए सोर्स, तो यहाँ पे फ्यूज़ 1 है और फ्यूज़ 2 है। तो अगर फ्यूज़ सिलेक्शन जो है वो इस तरह है, दिस इज़ कॉल्ड फ्यूज़ यानी 2 फ्यूज़ेस हैं और 2 सेक्शंस हैं जी, तो डेफिनेटली जो है इन दोनों की कोऑर्डिनेशन मस्ट है। तो यहाँ भी आपने जो फ्यूज़ रेटिंग सेलेक्ट करनी है वो ये देखना है कि ये फ्यूज़ F2 दैट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद F1 एंड F1 विल बी विद F2। या फिर दूसरी जो टाइप हो सकती है कि आप एक फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ दूसरे सेक्शन में रिले लगा रहे हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ब्रेकर है, उसके बाद इस सेक्शन के लिए आपने रिले यूज़ की हुई है फॉर लेट सपोज, और दूसरा सेक्शन जो है वहाँ पे आप फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इस फ्यूज़ की सिलेक्शंस भी जो है ऐसे करनी है कि ये इस रिले के साथ कोऑर्डिनेशन में हो। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। जब भी आप फ्यूज़ सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये जो चौथा है फैक्टर कि आप फ्यूज़ जो है वो 2 फ्यूज़ेस आपस में यूज़ कर रहे हैं, दे मस्ट बी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर।
और यू आर यूजिंग द फ्यूज़ विद द प्रोटेक्शन रिले। तो ये तो फैक्टर्स हो गए जी के फैक्टर्स। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट दोबारा आते हैं जी। फ्यूज़ जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन्वर्स टाइप होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप इजीली देख रहे हैं ये जो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेट सपोज हम इसको थोड़ा सा ये देख लें जी, ये इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यूज़ के। जनरली दीज कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप का ग्राफ आपको मैन्युफैक्चर देते हैं जी। यहाँ पे इस साइड पे फ्यूज़ रेटिंग्स हैं, ये फ्यूज़ के ऊपर लिखा होता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फ्यूज़ नेम प्लेट यानी इसकी बॉडी पे जो लिखा होता है उसको कैसे आप रीड करते हैं, स्पेक्स। तो ये रेटेड करंट है। उसके बाद यहाँ पे टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फ्यूज़ है, और ये जो है ये ऑपरेटिंग करंट यानी जो फॉल्ट करंट है। तो इजीली आप लेट सपोज 15 एम्पेयर का फ्यूज़ अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे। तो जितना फॉल्ट करंट फ्लो होगा उसका ऑपरेटिंग टाइम आप निकाल सकते हैं, कितने टाइम में ऑपरेट होगा। सिमिलरली कोई भी फ्यूज़ आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से सिलेक्शन होगी और वही कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जो है सर्किट में यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्वर्स टाइप है, और इसमें जो है जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू, ये अगर आप देखें जी ये इस ग्राफ से बिल्कुल इस साइड पे, यानी इट मीन्स कि अगर ये करंट इस साइड पे करंट है, दिस इज़ अ करंट वैल्यू, तो इस पे जो करंट की वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट टाइम तक अगर फ्लो हो तो फ्यूज़ ऑपरेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है जी कि ये आपका नॉर्मल लोड है। नॉर्मल लोड जिसके लिए फ्यूज़ आपने यूज़ किया है, तो नॉर्मल लोड में फ्यूज़ जो है उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, इट शुड नॉट ऑपरेट। तो ये उसका नॉर्मल है। ये जो सेकंड ग्राफ है जी, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है और इसको हम कहते हैं मिनिमम फ्यूजिंग करंट। ये इसका मिनिमम फ्यूजिंग करंट है, यानी ये करंट अगर फ्लो होगा तो फिर फ्यूज़ जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है करंट की, ये इसकी मिनिमम फ्यूजिंग करंट होगा। बाकी जो है जो ये वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ I1, दिस इज़ I2 एंड इसका ऑपरेटिंग टाइम T1 होगा, लेट्स सपोज दिस इज़ T2। तो ये इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉल्ट करंट जितना इंक्रीज़ होगा उसका ऑपरेटिंग टाइम उतना ही डिक्रीज़ होगा। तो ये इसके इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यूज़ के फ्यूज़ जो है वो कैसे ऑपरेट होता है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे रीड करते हैं। तो नेक्स्ट जो है जी, अब हम सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़ लेते हैं कोई भी एक वैल्यू, और उसमें हम देखते हैं कि फ्यूज़ को कैसे आपने सिलेक्ट करना है यूजिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक जैसे अभी हमने डिस्कस की इन्वर्स टाइप में, और हमने फॉर एग्जांपल आपको एक मोटर है उसमें आपने फ्यूज़ सिलेक्ट करना है जी। लेट्स सपोज ये एक सर्किट है जी, ये इस बस बार, वोल्टेज इज़ अवेलेबल और यहाँ पे फ्यूज़ है जी, एंड दिस फ्यूज़ इज़ यूज्ड फॉर द मोटर। तो इस फ्यूज़ की रेटिंग क्या होनी चाहिए फॉर दिस मोटर, ये हम थोड़ा सा प्रोसीजर देखते हैं अभी। तो फ्यूज़ है। अब गिवन डाटा जो है मोटर का, ये जनरली आपको गिवन होता है विच इज़ सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल गिवन डाटा आपका स्टार्टिंग करंट जो है मोटर का वो 500 एम्पेयर है। रन अप टाइम जो है वो 10 सेकंड है। अब रन अप टाइम क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें जो मोटर है वो स्टार्टिंग फेज से फिर नॉर्मल रेटेड करंट फेज में आ जाती है। ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स से भी
आप फेमिलियर होंगे, जो स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है फ्यूज़ का, सॉरी मोटर का, वो जनरली जो है, लेट्स सपोज दिस इज स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मोटर। ये स्टार्टिंग करंट होता है, दिस इज स्टार्टिंग करंट, ये टाइम है जी। अब ये मोटर स्टार्ट हुई, उसके बाद कुछ टाइम तक जो है ये करंट सस्टेन रहता है, एंड देन ये करंट जो है जब मोटर स्पीड अप हो जाती है तो फिर वो नॉर्मल लोड पे आ जाती है। तो ये जो टाइम है इसको हम कहते हैं रन अप टाइम, यानी दी मोटर स्टार्टिंग करंट जो है वो नॉर्मल रेटेड करंट पे आ जाती है। लेट्स सपोज दिस इज रेटेड करंट। तो ये स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एनी मोटर। इसमें जो है डेटा जो गिवन है वो 500 इज द स्टार्टिंग करंट, रन अप टाइम इज 10 सेकेंड, और रेटेड करंट मोटर का है वो 83 एम्पेयर है। यहाँ से अब हम सिलेक्शन करेंगे कि इस मोटर के लिए जो स्पेसिफिक फ्यूज़ की रेटिंग क्या होगी। अब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, विच आर यहाँ पे हमने देखा जी, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये करेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है जी। इसमें से कोई एक फ्यूज़ हमने सेलेक्ट करना है, तो थोड़ा सा हमने इसको ऐसे बना लिया जी। अच्छा, इसमें पहले काम क्या होगा जी, सबसे पहले जी आपने स्टार्टिंग करंट निकालना है। इस केस में ये गिवन है, अगर आपको ये गिवन नहीं है तो फिर आप स्टार्टिंग करंट निकालते हैं। तो जनरली अगर आप स्टार्टिंग करंट, आपके पास डॉल स्टार्टर है, डॉल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर डॉल, तो उसमें आप 7 से 8 टाइम्स जो रेटेड करंट है वो आप लेते हैं जी, 7 to 8 टाइम्स ऑफ द रेटेड। यानी अगर मैं स्टार्टिंग करंट निकालूंगा, मुझे मोटर गिवन है जी, इसका रेटेड 83 एम्पेयर है, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग करंट इफ द स्टार्टिंग करंट इज़ नॉट नोन। तो आप इस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास स्टार्टिंग करंट आ जाएगा। सिमिलरली डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स भी यूज़ होते हैं, डॉल है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, या स्टार डेल्टा स्टार्टर है, या आजकल आ रहे हैं सॉफ्ट स्टार्टर्स। इन सब में जो है स्टार्टिंग करंट जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे जो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है वो डॉल स्टार्टर में होता है, जिसमें 7 to 8 टाइम्स। बाकी जो जितने भी स्टार्टिंग मेथड्स हैं, स्टार डेल्टा है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, सॉफ्ट स्टार्टर है, इसमें स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कम होती है। सो इन दिस वेरी केस लेट्स सपोज हमें स्टार्टिंग करंट 500 एम्पेयर है, रन अप टाइम मीन्स ये हमने बता दिया, दिस इज रन अप टाइम, तो रन अप टाइम है 10 सेकेंड। अब हमने फ्यूज सेलेक्ट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे जी, आप लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस पे करंट है, तो आप देख लेंगे कि जी स्टार्टिंग करंट जो है वो 500, लेट्स सपोज ये पॉइंट आ रहा है, दिस इज 500, आप एक्स एक्सिस में आएंगे और 500 लेट्स सपोज ये पॉइंट है। अब आप ये देखेंगे कि इस आप सीधे स्ट्रेट ऊपर चले जाएंगे जी, और जिस ग्राफ को लेट्स सपोज ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन दो ग्राफ को, एंड सो ऑन आगे भी जा रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि फ्यूज़ जो है वो मैं कौन सी रेटिंग का सिलेक्ट करूँगा। तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि फ्यूज़ की रेटिंग जो है, रेटेड करंट 83 है, तो फ्यूज़ का रेटेड वैल्यू 83 से कम नहीं होना चाहिए, यानी रेटेड वैल्यू तो रेटेड वैल्यू के करीब आर मोर देन द रेटेड वैल्यू होना चाहिए। अब यहाँ पे 83 है रेटेड, जबकि जो 500 एम्पेयर है वो 80 को इंटरसेक्ट का, जब 80 एम्पेयर जो है वो हम इस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस 80 एम्पेयर फ्यूज़ रेटिंग इसकी कम है रेटेड से, ये फ्यूज़ हम सेलेक्ट नहीं करें। हम नेक्स्ट हायर पे जाते हैं जी, और नेक्स्ट हायर पे हम देखते हैं कि क्या ये फ्यूज़
सिलेक्टेबल है फॉर दिस एप्लीकेशन। 100 एम्पेयर जो है इसकी रेटेड वैल्यू है। अब 100 एम्पेयर क्या हम ले सकते हैं जी? एक लिहाज से हम ले सकते हैं इसलिए कि ये जो रेटेड वैल्यू है दिस इज़ मोर देन द एक्चुअल रेटिंग करंट ऑफ द मोटर। लेकिन दूसरा पॉइंट हमने ये लेना है, चूंकि ये दूसरी टाइप का लोड है जिसमें स्टार्टिंग करंट ज़्यादा है, तो इस चीज़ में आपने इसका ख्याल रखना है। अब आपने ये देखना है कि अगर स्टार्टिंग करंट 500 एम्पेयर फ्लो होता है तो इसका रनअप टाइम जो है वो 10 सेकेंड है, जबकि इस फ्यूज़ का ऑपरेटिंग टाइम कितना है वो आपने पहले देखना है। अब लेट्स सपोज इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है इस फ्यूज़ का वो आ गया 6 सेकेंड फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 सेकेंड। इसका मतलब क्या है जी कि अगर मैं 100 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ तो 500 एम्पेयर जब फ्लो होगा स्टार्टिंग, तो ये फ्यूज़ 6 सेकेंड में ओपन हो जाएगा। अब जब ये 6 सेकेंड में ओपन हो जाएगा तो आप सबको पता है कि स्टार्टिंग करंट इज़ नॉट अ फॉल्ट, ये फॉल्ट करंट नहीं है, दिस इज़ द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मोटर। सो क्या करेंगे जी? रेटेड के लिहाज से तो 100 एम्पेयर सूटेबल है, लेकिन स्टार्टिंग बिहेवियर जो है इसकी वजह से फ्यूज़ ओपन हो सकते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट फ्यूज़ पे जाएंगे। नेक्स्ट फ्यूज़ है हमारे पास 125 एम्पेयर है, ठीक है जी। अब 125 एम्पेयर जब हम जाएंगे तो इसका हम देखते हैं कि इसका ऑपरेटिंग टाइम इस स्टार्टिंग करंट पे कितना है, तो ये हम देख लेंगे जी। यहाँ पे ये वैल्यू लेट सपोज आ रही है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। अब 15 सेकेंड को अगर हम देखेंगे जी, दिस इज़ 15 सेकेंड, जबकि रनअप टाइम इसका 10 है, यानी जो मोटर है ये वाली, ये विद इन 10 सेकेंड अपने नॉर्मल करंट पे आ जाएगी। यानी ये 500 एम्पेयर जो है ये करंट, लेट्स सपोज यहाँ पे ये 500 एम्पेयर है, तो ये करंट जो है ये अपने नॉर्मल पे आ जाएगी, विच इज़ दिस केस इज़ 83 एम्पेयर। तो जब ये नॉर्मल पे आ जाएगी विद इन 10 सेकेंड, जबकि फ्यूज़ का ऑपरेटिंग टाइम 15 सेकेंड है, यानी फ्यूज़ जो है वो 15 सेकेंड के बाद ओपन होगा। यानी अगर 500 एम्पेयर ये सस्टेन रहता है 15 सेकेंड तक, तब फ्यूज़ ऑपरेट होगा। लेकिन 15 सेकेंड से पहले मोटर चूंकि नॉर्मल करंट पे आ जाती है, इसलिए ये फ्यूज़ जो है ओपन नहीं होगा, बल्कि ये जो है दिस विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर दिस एप्लीकेशन। इसलिए जो है हम मोटर के लिए जो फ्यूज़ रेटिंग होगी दैट विल बी 125 एम्पेयर। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह हो सकता है 100 एम्पेयर फ्यूज़ इज़ सूटेबल 15 सेकेंड। तो दैट डिपेंड्स एप्लीकेशंस कि आपने कैसे जो है फ्यूज़ सेलेक्ट करना है। तो फ्यूज़ सिलेक्शन फॉर मोटर्स, इसमें हमने ये देखा कि पहले केस में हमने ये देखना है कि जो रेटेड करंट है वो मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड फिर हमने ये फैक्टर देखना है कि रेटेड तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या ये फ्यूज़ स्टार्टिंग में ओपन तो नहीं होगा। अगर ओपन होता है तो फिर हम नेक्स्ट हायर पे जाएंगे। अगर ओपन नहीं हो रहा है, यानी इट मीन्स कि रनअप टाइम जो है वो इसके ऑपरेटिंग टाइम से कम है, तो फिर हम जो है उस फ्यूज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो फिर जिस तरह इस केस में है हम नेक्स्ट हायर पे जाएंगे। तो ये जो है फ्यूज़ सिलेक्शन हो गया फॉर दी मोटर्स। और डेफिनेटली ये मोटर जो है दिस इज सेकंड टाइप ऑफ लोड विच द स्टार्टिंग करंट इज़ मोर देन द नॉर्मल रेटेड करंट। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम फ्यूज़ जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे और लेट थ्रू एनर्जी ये डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू जी।